हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल क्रिएटिव स्टोरी में आपका स्वागत है। गाइस मैं फिर से आ गई हूँ आपके लिए एक और न्यू वन शॉट लेकर। आई होप आपको ये स्टोरी पसंद आएगी। तो गाइस ये एक वंशा की स्टोरी है। इसमें टॉप हमारा लैड वांगजी है और बॉटम हमारा विंग और विभूषण। और हमारे वांगजी की एज 25 ईयर्स ओल्ड है और हमारे विंग और विभूषण की एज 21 ईयर्स ओल्ड है। और ये तीनों ही कॉलेज स्टूडेंट है, मगर हमारा विभूषण अपने अंकल और आंटी के साथ अब्रॉड में रहता है। वहीं हमारा विंग बहुत ही शांत और सुशील है, तो वहीं विभूषण बहुत ही रूड एरोगेंट पर्सन है। साथ ही हमारा वांगजी भी रूड और एरोगेंट पर्सन है, मगर वो हमारे विंग को काफ़ी पसंद करता है। तो चलिए देखते हैं आखिर इनकी कहानी आगे क्या मोड़ लेती है, क्योंकि आगे हमारा विभूषण वांगजी को काफ़ी परेशान करने वाला है। तो चलिए स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। और हाँ गाइस, ये एक ओमेगा वर्स स्टोरी है और इस स्टोरी का नाम है आई प्रॉमिस यू। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है चाइना के बीजिंग सिटी के एक हॉस्पिटल से, जहाँ विंग के मॉम डैड ऑपरेशन थिएटर के बाहर बैठकर रो रहे थे, क्योंकि हमारे विंग की हालत बहुत ज़्यादा खराब थी। जहाँ कुछ देर इलाज करने के बाद डॉक्टर बाहर आकर वी चांस से और कांसा सेरेन से कहते हैं, सॉरी वो आपके बच्चे को हम बचा नहीं पाए। वी चांस से और कांसा सेरेन ये सुनकर पूरी तरह टूट जाते हैं। जहाँ ये बात सुनते ही हमारी कांसा सेरेन तो एकदम अनकॉन्शियस हो जाती है और वो बेहोश हो जाती है। जहाँ वी चांस से डॉक्टर चिल्लाता है और फिर कांसा सेरेन को भी एडमिट किया जाता है। जहाँ डॉक्टर कुछ देर बाद वी चांसे से कहता है, सॉरी मिस्टर वी चांसे, मगर आपकी वाइफ को अपने बेटे के जाने का बहुत गहरा सदमा लगा है, जिस वजह से वो अब पूरी तरह से पैरालाइज हो चुकी है। साथ ही अब वो कुछ भी बोल नहीं सकती। सिंपल और साधारण भाषा में कहे तो वो अब एक पत्थर की मूर्त बन चुकी है, क्योंकि न अब वो किसी को पहचान पाएगी और ना ही कुछ कह पाएगी। वी चांस से ये सुनकर रोते हुए कांसा सेरेन के पास आता है, जहाँ कांसा सेरेन बेड पर लेटी थी। उसके आंखें खुली हुई थी और वो एकटक ऊपर सीलिंग की तरफ देख रही थी। वी चांस से कांसा सेरेन को होश में लाने की बहुत कोशिश करता है, मगर शायद अब वो पूरी तरह एक लाश बन चुकी थी। वी चांस से अब कांसा सेरेन को हक करके रोने लगता है, क्योंकि एक पल में उसकी पूरी दुनिया उजड़ गई थी। एक तरफ उसके बच्चे की लाश पड़ी हुई थी और दूसरी तरफ उसके वाइफ की ये हालत थी। वो पूरी तरह टूट चुका था। और अब हम कहानी सीधा 5 साल आगे बढ़ाते हैं, जहाँ वी चांस से अब चाइना छोड़कर अपने होम टाउन लीजियन सिटी में रह रहा था और वहीं छोटा मोटा काम करके अपना और अपनी वाइफ कांसा सेरेन का ध्यान रख रहा था। और तभी वी चांसे का फ़ोन रिंग करता है और दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, डैड मैं वापस आ रहा हूँ आपके पास, मॉम के पास। जो सुनकर वी चांसे कहता है, ठीक है बेटा आ जाओ। और अब एक हफ्ते बाद का सीन देखते हैं, जहाँ विभूषण बहुत हैप्पी अपने होम टाउन लीजियन सिटी पहुँचता है और घर में कदम रखते ही कहता है, मॉम मैं आ गया, विंग मैं आ गया। देखो विंग तुम कहाँ हो, मॉम आप कहाँ हो। तभी विभूषण अपनी मॉम को बेड पर लेटे देखता है और कहता है, मॉम मैं आ गया, देखो ना मॉम। मगर उसकी मॉम उसकी बातों का कोई जवाब नहीं देती। ये देखते हुए विभूषण अपनी मॉम को शेक करता है, मगर कांसा सेरेन एक भी शब्द नहीं बोलती। तभी पीछे से वी चांस से कहता है, भूषण तुम कब आए बेटा। अब विभूषण अपने डैड की तरफ देखता है और अपने डैड से कहता है, डैड ये मॉम को क्या हुआ, वो मुझसे बात क्यों नहीं कर रही है। और विंग कहाँ है, क्या वो बाहर गया है। वी चांस से कहता है, तुम सफ़र से थक कर आए हो, पहले फ्रेश हो जाओ और फिर कुछ खा लो। मैं कुछ खा लो, मैं बाद में बात करते हैं। अपने डैड की इस तरह की बात सुनकर विभूषण गुस्से में अपने डैड से कहता है, डैड हम खाना बाद में भी खा सकते हैं, पहले मुझे ये बताइए कि बात क्या है, विंग कहाँ है और मॉम को ये क्या हुआ है। वी चांस से कहता है, भूषण विंग अब इस दुनिया में नहीं है। विभूषण शौक होते हुए कहता है, क्या डैड ये आप क्या कह रहे हैं। नहीं डैड कह दो ये झूठ है, मेरे विंग को कुछ नहीं हो सकता, वो अपने भाई को छोड़कर नहीं जा सकता। नहीं डैड ये नहीं हो सकता। और फिर वी चांस से उस कमरे को खोल देता है जिसमें विंग की फ़ोटो पर हार चढ़ा हुआ था। विभूषण उस तस्वीर को देखता है और रोते हुए पहले तो वो विंग के साथ अपने कुछ पल को याद करता है, जहां वो बचपन की कुछ मेमोरी देखता है, जहां विभूषण आम के पेड़ पर चढ़ा हुआ था और आम तोड़ रहा था। विंग नीचे खड़े होकर कह रहा था, गग्गर नीचे उतर आओ, आप गिर जाओगे। और विभूषण कहता है, नहीं गिरूंगा विंग, क्योंकि तुम्हारा गग्गा बहुत स्ट्रॉन्ग है। और ये कहते कहते वो पेड़ से गिर जाता है और हमारे विभूषण को कुछ खरोच लग जाती है, जहाँ विंग हंसते हुए कहता है, स्ट्रॉन्ग और आप। और वो विभूषण पर हंसने लगता है, जो देखते हुए विभूषण को गुस्सा आता है और वो उठकर विंग का कान मरोड़ देता है। और फिर विंग रोते रोते
रोने लगता है, जहां वो रोते रोते घर पहुंचता है और कांसा सेरेन से कहता है, माँ गग्गर ने मुझे मारा। जो सुनकर कांसा सेरेन विभूषण को डांट लगाती है और विभूषण से कहती है कि विंग तुमसे छोटा है, तुम्हें हमेशा उसकी हिफाजत करना है। विभूषण वही बात याद करके विंग की तस्वीर के आगे खूब रोता है और विंग से कहता है, विंग आई एम सॉरी, गग्गा तुम्हें बहुत परेशान करते थे ना, आई एम सॉरी विंग, आई एम सॉरी। विभूषण यही कहता रहता है। तभी विचांद से विभूषण के शोल्डर पर हाथ रखता है। अब विभूषण विचांद को हक करता है और कहता है, डैड ये सब कब और कैसे हुआ और आपने मुझे बताया क्यों नहीं? हाँ बताइए डैड, विचांद से कहता है। क्या बताता भूषण, क्या बताता तुम्हें कि तुम्हारा भाई की मौत नेचुरल नहीं थी, उसे मारा गया है? विभूषण शौक होकर कहता है, क्या क्या मतलब डैड? और अब विचांद से विभूषण को बताता है। तो चलिए गाइस, हम भी देखते हैं कि आखिर विंग के साथ क्या हुआ था और उसकी वैसी हालत किसने की थी। तो हम चलते हैं सीधा 17 साल पीछे, जहां विचांद से और कांसा सेरेन अपने होम टाउन लीजियन सिटी से अपने 2 बेबी विंग और विभूषण के साथ बीजिंग आए थे, जहां विचांद से एक कंपनी में एम्प्लॉय के तौर पर काम करता था। वो अपनी फैमिली के साथ बहुत हैप्पी था, मगर बीजिंग जैसे बड़े शहर में अपना और अपनी फैमिली का खर्चा उठाना मुश्किल हो रहा था। ऊपर से विभूषण इतना शैतान, इतना अग्रेसिव कि हर रोज उसके स्कूल से उसकी कंप्लेंट आती थी, जिसके चलते विचांद से और कांसा सेरेन परेशान रहते थे। तभी कांसा सेरेन की सिस्टर यूजियान, जिसके हस्बैंड को अमेरिका में एक कंपनी से ऑफर आया था, वो सारी फैमिली बीजिंग से अमेरिका शिफ्ट हो गई थी। साथ ही यूजियान विभूषण को भी अपने साथ ले गई और फिर बचपन से ही विभूषण अपने अंकल और आंटी के साथ अमेरिका में रहता था। वही इधर बीजिंग में विचांद से कांसा सेरेन और उनका एक बच्चा विंग, वो तीनों ही रहते थे। अब विचांद से भी अपने खर्चों को और अपनी फैमिली को अच्छे से मैनेज कर पा रहा था। धीरे धीरे समय बीतता गया। विंग स्कूल से कॉलेज पहुंच चुका था और यहाँ से हमारे विंग की लाइफ पूरी तरह चेंज हो गई थी। विंग का फर्स्ट डे उसके कॉलेज में, जहाँ विंग बहुत ज़्यादा ही इनोसेंट था और वो किसी से ज़्यादा बात भी नहीं करता था। उसका मिडिल स्कूल से लेकर कॉलेज तक केवल एक ही फ्रेंड था, न्यूसेन, और वो भी एक ओमेगा बॉय था। अब हम विंग को देखते हैं, जो अपने फ्रेंड के साथ कॉलेज पहुंचता है, बीजिंग का टॉप कॉलेज गुसू यूनिवर्सिटी। जब विंग और न्यूसेन वहां पहुंचते हैं तो वो लोग कॉलेज देखकर ही शॉक, क्योंकि ये चाइना का सबसे बड़ा कॉलेज था। वहीं जब ये लोग अंदर जाते हैं तो देखते हैं वहाँ कुछ स्टूडेंट न्यू स्टूडेंट की रैगिंग कर रहे थे और उन्हें देखकर लग रहा था कि वो सभी सीनियर है। अब जैसे ही विंग और न्यूसेन उन लोगों से बचकर निकल रहे थे, तभी एक पर्सन पीछे से आवाज़ देता है, ओ हेलो, कहाँ? और वो पर्सन विंग और न्यूसेन के पास जाता है और उन दोनों से कहता है, क्या तुम्हें किसी ने ये नहीं बताया कि अपने सीनियरों की रिस्पेक्ट करना चाहिए? तभी पीछे से एक आवाज़ आती है, जॉन क्या हुआ? जो सुनते ही जॉन पीछे पलटता है और अपने भी सीनियर से कहता है, कुछ नहीं बॉस, ये दोनों ओमेगा बिना रिस्पेक्ट दिए अंदर जा रहे थे। वो पर्सन कहता है, ओ, और फिर उसने जो ब्लैक गॉगल्स लगाए हुए थे, साथ में एक ओमेगा गर्ल खड़ी थी। अब वो पर्सन अपने गॉगल्स को हल्का सा अपने आंखों से हटाकर विंग और न्यूसेन को देखता है, जहां विंग ने अपना सिर झुका के रखा था और अपने हाथों को बांध कर रखा था। वो पर्सन ऊपर से नीचे तक विंग को स्कैन करता है और हंसते हुए कहता है, क्या इसमें इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई कि ये हमारी डिसरिस्पेक्ट करे? और फिर वो पर्सन विंग के पास आता है और अपने हाथ से विंग का फेस ऊपर करता है। अब जैसे ही वो पर्सन विंग का फेस देखता है तो वो पूरी तरह शॉक, क्योंकि उस पर्सन ने आज से पहले इतना खूबसूरत ब्यूटीफुल ओमेगा को नहीं देखा था, जहाँ वो विंग की हर एक चीज़ को नोटिस करता है। मतलब उसकी आंखें, उसके लिप्स, उन लिप्स के नीचे जो मोल था, वो पर्सन वो उस पर्सन को अपनी तरफ आकर्षित कर रहा था। तभी उस पर्सन के मुंह से आवाज़ आती है, वाह, कौन हो तुम? तुम्हारा नाम क्या है? जो सुनकर विंग पहले तो कुछ नहीं बोलता, अब वो पर्सन जोर से कहता है, मैंने कहा तुम्हारा नाम क्या है? अब विंग डर जाता है और घबराते हुए कहता है, मेरा नाम विंग है। और ये कहते हुए उसके वो लिप्स उस हल्के हल्के मूव हो रहे थे, जिन पर विंग ने पिंक कलर का लिप ग्लॉस लगा रखा था और उसके वो लिप्स किसी गुलाब के पंखुड़ियों की तरह लग रहा था। उस पर्सन का मन तो कर रहा था कि वो विंग के लिप्स पर अपने लिप्स को अटैच करे और उसे एक हॉट डीप पैशनेट किस करे, मगर वो अभी ऐसा नहीं करता, क्योंकि तभी पीछे से आवाज़ आती है,
वेंचाओ तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तभी वेंचाओ पीछे पलटता है और सामने खड़े पर्सन को देखता है, जो और कोई नहीं बल्कि इस कॉलेज का प्रिंसिपल था, लेन कुरेन। तभी सभी लेन कुरेन को देखते हैं और सर झुकाकर ग्रीट करते हैं। कुरेन भी ग्रीट का जवाब देता है और वेंचाओ से कहता है, तुम्हारी तो क्लास है ना, फिर तुम यहाँ क्या कर रहे हो। और फिर वेंचाओ की गैंग को भी देखता है, जहाँ वेंचाओ और वेंचाओ की गैंग कहती है, वो सर हम लोग नए स्टूडेंट का स्वागत कर रहे थे। क्यों जॉन। जॉन कहता है, हाँ सर। लेन कुरेन कहता है, वो सब असेंबली हॉल में हो जाएगा, तुम लोग जाओ और अपनी क्लास अटेंड करो। वेंचाओ कहता है, जी सर। और अब उन्हें वहाँ से जाना पड़ता है, मगर वेंचाओ जाते जाते एक डेविल सा लुक बिंग और न्यूसेन को देते हुए जाता है। और फिर कुरेन बिंग और न्यूसेन से भी पूछता है कि वो कौन सी क्लास के स्टूडेंट है, जहाँ न्यूसेन कहता है, सॉरी सर, हम फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं और आज हमारा फर्स्ट डे है। कुरेन कहता है, ओ। और फिर बिंग और न्यूसेन को कुरेन अपने साथ ले जाता है। इधर हम वेंचाओ को देखते हैं, जो क्लास खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ था, मगर उसके दिमाग में बिंग की ब्यूटी ही चल रही थी, जहाँ वो केवल बिंग के लिप्स के बारे में ही सोच रहा था। तभी जॉन वेंचाओ से पूछता है कि ब्रो, उसे क्या हुआ है, वो क्या सोच रहा है। जहाँ वेंचाओ कहता है, यार मैं उसी ओमेगा बॉय के बारे में सोच रहा हूँ जो हमें सुबह मिला था। वैसे क्या नाम था उसका, विंग। विंग अब मेरा। तभी हैपेन कहता है, और वेनलिंग जाओ का क्या होगा, तुम्हारी गर्लफ्रेंड तो वेनलिंग जाओ है ना, तो क्या तुम उसे धोखा दोगे। वेंचाओ कहता है, नहीं, वो भी रहेगी और विंग भी रहेगा। वैसे किसने कहा है कि एक अल्फा दो गर्लफ्रेंड नहीं रख सकता। तभी जॉन कहता है, वैसे ब्रो ये बात तुम वेनलिंग जाओ के सामने मत कहना, वरना वो तुम्हारी जान ले लेगी। वेंचाओ कहता है, हाँ यार। और फिर समय ऐसे ही बीत रहा था। वेंचाओ हर मुमकिन कोशिश करता है विंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाने का, मगर विंग वेंचाओ को इग्नोर ही करता जा रहा था। और फिर देखते देखते 1 साल बीत गए। विंग दूसरी क्लास में चला गया था, वहीं वेंचाओ अब फाइनल क्लास में चला गया था। और फिर उसी तरह वेंचाओ अपने फ्रेंड के साथ बैठा था, जहां जॉन वेंचाओ से कहता है कि ब्रो 1 साल हो गए हैं, मगर उस ओमेगा ने आज तक तुम्हें कोई भाव नहीं दिया। वेंचाओ कहता है, हाँ यार, और अब मेरे पास ये आखिरी साल बचा है और इस साल को ख़त्म होने से पहले पहले मैं विंग को अपना बॉयफ्रेंड बनाऊंगा और उसे अपने बेड पर ले जाऊंगा। जॉन कहता है, वैसे ब्रो जल्दी कर, कहीं ऐसा ना हो कि तू सपने ही देखता रह जाएगा और वहाँ कोई और विंग को उड़ा ले जाएगा। तभी वेंचाओ कहता है, वैसे इस कॉलेज में मैं ऐसा कोई नहीं है जो मेरा मुकाबला कर सके, और रही विंग की बात, वो तो सिर्फ मेरा है, सिर्फ मेरा। और अब हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ एक हैंडसम सा अल्फा अपनी बाइक पर और उसके पीछे उसका फ्रेंड दोनों ही कॉलेज के अंदर आते हैं। जहाँ पहले तो कॉलेज के स्टूडेंट उस बाइक को ही देख रहे थे, जो कि अभी अभी का नया मॉडल था, और ऐसी केवल 2 ही बाइक निकली थी, एक जो अभी भी शोरूम में थी और दूसरी वही बाइक थी जिसमें 2 लड़के अभी अभी उतरे थे। और अब वो दोनों अल्फा अपना अपना हेलमेट निकालते हैं और फिर उस बाइक के मिरर में अपने हेयर को ठीक करते हैं। उसके बाद अंदर जाने लगते हैं, जहां सभी ओमेगा बीटा, यहाँ तक कि अल्फा भी उन दोनों अल्फा को अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके देख रहे थे, क्योंकि वो दोनों ही अल्फा बहुत ज़्यादा हैंडसम लग रहे थे और उनकी जो ड्रेसिंग सेंस थी वो भी स्टाइलिश थी। अब वो दोनों अंदर बढ़ते जा रहे थे और चारों तरफ देखते हैं। वहीं हमारा विंग आगे से अपनी किताब में पढ़ते पढ़ते आ रहा था और अचानक उस अल्फा से टकरा जाता है, जिससे हमारा विंग गिरने वाला था, मगर वो अल्फा उसे गिरने से बचाता है और अपनी बाहों में होल्ड कर लेता है। अब विंग की नज़र उस अल्फा पर पड़ती है और उस अल्फा की नज़र भी हमारे विंग पर पड़ती है, दोनों के ही आई कांटेक्ट होता है। उसके बाद हमारा दूसरा अल्फा श्रेयान, हाँ श्रेयान, जो उन दोनों को देखते हुए कहता है, बस वांग जी, और कितनी देर होल्ड करने का विचार है। वांग जी और विंग जब ये सुनते हैं तो वो अपने सेंस में आते हैं। वहीं विंग अब अपनी नज़र चुराकर फर्श पर अपनी किताब ढूंढने लगता है। तभी श्रेयान अपने हाथ में रखी किताब को आगे बढ़ाता है और विंग से कहता है, आई थिंक आप इसे ढूंढ रहे हैं। विंग अपनी किताब को देखते हुए कहता है, जी, और फिर श्रेयान के हाथ से किताब लेता है और श्रेयान को थैंक यू कहकर जाने लगता है। तभी श्रेयान विंग को आवाज़ लगाता है, एक्सक्यूज मी। विंग पीछे पलटता है और श्रेयान विंग से पूछता है, क्या आप हमें प्रिंसिपल ऑफिस बता सकते हैं। विंग कहता है, जी, और फिर विंग उन्हें प्रिंसिपल ऑफिस का पता बताकर जल्दी से अपने क्लास में चला जाता है, जहाँ विंग देखता है उसके क्लास की सभी ओमेगा गॉसिप कर रही थी, अरे यार वो कितना हैंडसम है, और जब वो बाइक से उतरा तो हाय, मैं तो उसी समय उसे अपना दिल दे बैठी। वैसे तो
वैसे वो इतना हैंडसम अल्फा कौन है और कहाँ से आया है, कौन सी क्लास में है, ये सारी बातें चल रही थी। तभी विंग न्यूसेन से पूछता है, न्यूसेन ये सब क्या चल रहा है। न्यूसेन कहता है, पता नहीं यार किस बारे में बात कर रहे हैं, वैसे तू बता तुझे इतनी देर कहाँ हो गई थी। विंग कहता है, कुछ नहीं यार, वो क्या है ना, रास्ते में एक अल्फा से टकरा गया था। न्यूसेन शॉक होकर कहता है, क्या कैसा था वो, हैंडसम था, चार्मिंग था, अट्रैक्टिव था। विंग कहता है, हाँ क्यों। न्यूसेन कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन विंग। विंग कहता है, कॉन्ग्रेचुलेसन, मगर क्यों, क्या बात है। न्यूसेन कहता है, वो इसलिए क्योंकि तूने पहली बार किसी अल्फा को देखा है जिसके बारे में तुमने बताया है कि वो हैंडसम है, चार्मिंग है, अट्रैक्टिव है। सोच, पहली बार तूने किसी अल्फा को एडमायर किया। मैं तुम्हारे लिए बहुत हैप्पी हूँ। और वो विंग को हक कर लेता है। विंग तो न्यूसेन को देखकर शॉक हो जाता है क्योंकि न्यूसेन की सारी बातें विंग के सिर के ऊपर से चली गई थी।